ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है सिंगिंग की, ये शुरू कब हुई? कोई इसके लिए आपके कोई मेंटर थे, कोई गुरु थे जिन्होंने आपको सिखाया? मेरे बचपन से ही एक्चुअली मेरे पिता मेरे अ, पिता के फैमिली के बहुत सारे लोग, जैसे चाचा जी हुए, सब लोग थिएटर आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट रहे हैं। और मेरे पिता खुद अभी अब वो नहीं है, प्रयात विपिन पटवारी जी, वो असमिया लोक गायन के वो गुरु रहे। तो मैं, वो लोग अभी भी मम्मी है तो वो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत छोटी थी, मतलब पता नहीं 4 साल की उम्र से मैं मंच पे थी उनके साथ। तो मुझे तो वो उस समय का कुछ याद नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी खुद जो बरपेटा जो जिला है, असम के एक जिला है, तो वहां वो खुद मंच करते थे। और शायद मुझे भी लेके जाते होंगे, और बोलते बोलते हैं कि मुझे दिखाई नहीं देते लोग, तो देखना चाहते तो मुझे कोई स्टूल पे खड़े करके मुझे गाने दिया जाता था, और मैं एक दो चुटपुट गाती थी। तो जी। ये यात्रा एक्चुअली मेरे चॉइस जैसा नहीं है। ये जैसे जैसे मैं जन्म मेरा हुआ तब से, जैसे ये का पढ़ाई लिखाई बाकी सब जैसा चलता गया। अब बड़े होते हो तो उसी तरह से म्यूजिक लाइक वो एक था, हमेशा मेरे साथ था। जी। और आ, आगे फिर फॉर्मल ट्रेनिंग की जहां तक बात है, फिर क्योंकि मेरे पिता फोक गाते थे, लोक गायन गाते थे, जी। और उनको ये अहमियत पता था कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज इम्पोर्टेंट। सो फिर अलग अलग समय काल में दीपेंद्र रॉय सर जी, फिर विवेकानंद शर्मा जी मेरे सब गुरु हैं। और खासकर शिखा दत्ता एंड जब मुंबई में पहुंचे तो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब। सो अलग अलग समय काल में सबके साथ मुझे सबसे सीखने का एक मौका मिला। ये बहुत अच्छा है। गुलाम मुस्तफा जी तो बहुत ज्यादा ही अच्छे सिंगर हैं। बहुत, ऑफ कोर्स। एक्चुअली बहुत शिखा ज्यादा। दत्ता जो मेरे गुरु रही हैं आसाम में, उनके जी। भी गुरु गुलाम मुस्तफा खान साहब थे। और मेरी पहली मुलाकात आसाम में उनके मेरे गुरु माँ के घर में होती है, तो गुरु के गुरु। और तब मैं बहुत एक सीनियर से एकदम वृद्ध एक इंसान, और मैंने चरण स्पर्श किया। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि 2 साल बाद जब मैं मुंबई पहुंचूंगी, और सारे गामा पा बोल के, तब जी टीवी में एक जी। 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 कंपटीशन, तब तो बहुत रियलिटी शो नहीं बोलेंगे, हाँ। हाँ, और शान एंड सोनू निगम जी, ये लोग तब एंकरिंग करते थे। उस समय जी। काल में मैंने ज्वाइन किया था। और मेरे एपिसोड में गुलाम मुस्तफा खान साहब जज बन के आए थे। अरे। और वो खुद बोले कि इस बच्ची को मैं सूफी, नुसरत फतेह अली खान साहब का सूफी एक गीत मैंने गाया था। तो उन्होंने खुद अपने बेटे उनके मुर्तुजा भाई, वो आए। और मैं बहुत आसाम से गई हूँ ना, आसाम से हम लोग बहुत थोड़े से ज्यादा मीन्स क्या बोलते हैं, बहुत आज जैसे मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, मैं ऐसी हम्म। नहीं थी 20 साल पहले। लाइक सिर्फ गाना आता है, स्विच ऑन और आपने गा दिया। बात करना बहुत बहुत शाई नेचर की थी। लेकिन वो जी। खुद आए और बोले कि पापा, मतलब ये अब्बू ने कहा है कि आपको वो सिखाएंगे। जी। और मतलब इतना बहुत एक खुशी का एहसास था, उनका आशीर्वाद मिला। खुद उन्होंने बोला कि मैं बस इस बच्ची को सिखाऊंगा। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, मैं जब गई उनके पास, तो आपको प्लेबैक में जाना है कि पूरे प्रॉपर इंडियन क्लासिकल में जाना है? तो मैंने तो जो था, मुझे अलग अलग तरह के गीत गाने हैं। तो फिर उन्होंने मुझे टेक्निकली प्लेबैक टिप्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से, वो उन्होंने वो शिक्षा मैंने उनसे प्राप्त किया। जी। जी। और आप जो अपने म्यूजिक के करियर में सबसे ज्यादा किस चीज का इन्फ्लुएंस फील करती हैं? मतलब किस चीज का आपके म्यूजिक पे हाँ आपको लगता जी, है कि काफी इन्फ्लुएंस है या असर है? बहुत। जी जी झलक जी जी, दिखती हो? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस फोक से ही शुरू होता है। लेकिन तब हम्म। एक होता है ना, आप एक जब बड़े होते हो, आप स्कूल कॉलेज के समय काल में, एक पाश्चात्य बहुत जरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। हर कोई, हम लोग ग्लैमर एंड उसके पीछे यंग माइंड जो होता है। तो मैं जी। भी लगातार उस वक्त, एक होता है, अभी तो सब डिजिटलाइज है, बट जी। तब ना केबल टीवी कहा जाता था उस समय, चैनल वी एंड एमटीवी, ये सब नया नया मतलब इंडिया में आया जी। था। जी। जी था। हाँ और जी, हाँ जी।
हाँ, है ना। तो हाँ अचानक से एक अलग दुनिया हमारे सामने आते हैं ना, बस एक अलग दुनिया जो हम लोगों ने बहुत देखा सुना नहीं। और फिर जी मैं मराया कैरे को इतना सुनने लगी, मतलब मैं बहुत जान के जो हाई पिच एकदम 5 ऑक्टेव रेंज जो होता है, जो फॉल्सेटो जी टोन टच करती है, मैं बहुत जी ज्यादा सुनी। बहुत समझ में कुछ नहीं भी आता था, बट देन ऑल्सो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और जहां तक थॉट प्रोसेस की बात है, वो एकमात्र भूपेन हजारिका जी एंड भूपेन हजारिका जी एंड भूपेन हजारिका, मतलब आगे भी कुछ नहीं पीछे भी कुछ नहीं। क्योंकि हम्म, भूपेन हजारिका जी को आज भी असम में एक होता है ना कि ये क्लास हर आर्टिस्ट का एक खास ड्रीम ऑडियंस होता होता है, है। हाँ ख्वाब होता है हाँ, जैसे। हाँ, जैसे अब मैं भोजपुरी गाती हूँ ज्यादा, तो मेरा भी एक खास तरह के सुनने वाले होंगे। लेकिन जी भूपेन हजारिका एक ऐसे शख्सियत रहे हैं, जहां आप आसाम में अभी भी लाइक आप कोई 5 स्टार होटल के रिसेप्शन में देखेंगे उनका बहुत बड़ा फोटोग्राफ, और एक छोटा सा जो पान पान के दुकान लगाते हैं ना, तामुल पान जी। बोलते हैं वहां पे। तो हम्म, पान के दुकान में भी आपको छोटा सा भी उनका एक आपको फोटो मिले। वो जो इज्जत है उनके प्रति, समर्पण है ना, एक तरह हम्म, से जातीय एक चेतना में वो परिवर्तित हो गए कि ये जी असम के असमिया सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता। जी तो जी भूपेन हजारिका जी को मेरे पिता ने ही, मतलब एक एक गान, एक एक गीत उनका, एक एक गीत वही रियाज था हमारे लिए। जी एक एक जी गीत जी उनका, और असमिया बहुत सारा ट्रांसलेशन तो हिंदी में नहीं हुआ। और जी इंडिया ने, भारतवर्ष ने बहुत कुछ, जैसे रुदाली से या फिर गंगा बहती हो क्यों, ये सब तो सुना गया, लेकिन बहुत सारा अभी भी ऐसा कुछ है जो असमिया साहित्य के शब्दावली है। सिर्फ एक सिंगर या गायक नहीं कह सकते आप उनको, एक तरह से एक चिंतन है भूपेन हजारिका, तो जी। उनका सबसे ज्यादा मेरे ऊपर प्रभाव है, अभी भी है। रुदाली तो मैंने भी काफी बार सुना है, तो जी काफी जी, अच्छा है वो। बहुत तो अच्छा, बहुत। और आसाम के फोक को लेके ही सब कुछ किया गया। जी, एक्चुअली मेरे मेरे भी कुछ एसएमईज फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो हम्म। ओह। जी जी। ओके तो ओके। हाँ, कुछ कलीग्स कलीग्स भी रह चुके हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं असम से। सो ओके ओके। टच तो रहता ही है हाँ मेरा भी हाँ असम से। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। अच्छा, तो मैम आप फिर ये बताइए कि जैसे आप आसाम से हैं, तो आपने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? कुछ पहले हाँ, से वो आपके भी कुछ प्लान्स थे, या नहीं नहीं लाइक नहीं नहीं नहीं, का सब कुछ जैसे भी वो नहीं। कहते हैं ना, एकदम से ही कुछ विदाउट प्लानिंग ही कुछ बस हो जाता है, तो वैसे। नहीं, एकदम विदाउट प्लानिंग, बिकॉज असम में जब मैं गाई ना, असम में भी इंडस्ट्री जी एक है, और उस समय फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत जिस समय हम लोग कॉलेज में थे, लाइक 90s में। जी तो जी एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे फिल्म में मैं गाई। और जो मेरी आवाज है, वहाँ के जो भी आर्टिस्ट रहे और डायरेक्टर्स रहे, प्रोड्यूसर्स रहे, तो एक जी अलग टोन जैसा लगा मैं जब आई। तो एक पहाड़ी म्यूजिक में लगभग आपके, जैसे बिहू आपने सुना होगा, या फिर जो एक मीठी आवाज होती है ना, तो उस मतलब पतली सी मीठी जो आवाज उसको मीठा आवाज बोला जाता है। वो पहले कन्वेंशनल सा एक था, अब वो जी नहीं है एकदम। लेकिन जी मीठा आवाज मतलब जैसे भारी नहीं हो सकता, मीठा मतलब जैसे सॉफ्ट सा। तो मेरा आवाज बहुत ऐसा नहीं, भारी है आवाज। तो उधर सब लोगों ने कहा कि आपको मुंबई मतलब मूव करना चाहिए, यहाँ आपको वो स्कोप नहीं मिलेगा जो आपकी जी। जो आवाज का टेक्सचर है। और एक तरह हम्म, से फिर एक इंजेक्ट हुआ कि हम मुंबई का सपना, क्योंकि हम लोग, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से, और मुंबई तक पहुंचना थोड़ा सा उस समय में, मतलब 1998 1999 इस समय की बात करी। जी तो लेकिन वो सपना एक उन लोगों ने मुझे ये किया कि मुंबई बोल के भी एक जगह है जहाँ पे ऑल इंडिया की म्यूजिक होता है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। तो मैं भी निकल पड़ी मुंबई। और फिर यहाँ आप फिर वापस, आपको वही, आपको कोई नहीं जानता है, आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, आपको अब सबसे मिलना होगा, तो आप जीरो से वो तो स्टार्ट कर है। रहे हैं। तो यस। मेरे सामने जो भी आया, तो मैंने उसको ना कभी नहीं बोला। पहले तो मैं, रिमिक्सेस का टाइम था, तो माय हार्ट इज बीटिंग, ये सब टाइम्स म्यूजिक बहुत एक्टिव था उस वक्त, रिमिक्स एरा में। और जी फिर गाते गाते अचानक से फिर मैं राजस्थानी गाई। और खाटू श्याम, ये अलग अलग एक कल्चर मेरे सामने आया। पता है, एक्चुअली मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही,
तो मैंने बोला कि भूपेन हजारिका जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ एक गीत को ना, सिर्फ एक म्यूजिक गाना है, सुर लगाना है, वो मेरे मेरे लिए नहीं होता है हमेशा। तो मैं, ये खाटू श्याम क्या है, मेरे असम में मुझे कभी सुना ही नहीं दिया। तो जी जी अलग जी अलग एक कल जी, तो मैं कल्चर को जैसे देखने का प्रयास करने लगी। और फिर पंजाबी भी गाई मैं बहुत। आप लोगों के मतलब जो अंग है, जो इतना इतना स्वीट है, इतना अलग अलग नोटेशन है। फिर ये बहुत एक्सपोजर मिलने जैसी बात है एक्चुअली एक आर्टिस्ट को। जी अभी आपके ऊपर है, आप कहाँ जाना चाहते हो। फिर भोजपुरी भी उसी दौरान आया। और डिफरेंस यही है कि भोजपुरी मतलब चल पड़ा मेरा फर्स्ट सॉन्ग से। भोजपुरी मतलब जिसको बोलते हिट हो गया। सो जी जी उस तरह से फिर मैंने भी फॉलो किया। और एक बहुत बड़ा एक कल्चर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। जी सो जी जी जिसको काउबेल्ट एरिया बोला जाता है, एक तरह से आइडेंटिटी है, इंडियन आइडेंटिटी में बहुत बड़ा प्रभाव है। जी सो फिर मैं भी गाने लगी। जी बढ़िया। तो आजकल जो आप तो जानते ही हैं कि आजकल रैप म्यूजिक का बहुत ज्यादा ही फैशन हो गया है, या ट्रेंड समझ लीजिए, काफी हो गया है। और उस वजह से ट्रेडिशनल म्यूजिक का मतलब अजीब तरीके से, चाहे वो मिक्सअप होता है या कैसे होता है, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? सब ठीक है, सब अच्छा है। मैं समझती हूँ कि समय काल के साथ हर किसी का क्रिएटिविटी है, हर कोई अलग ढंग से सोचता है। और ये तो एक आफ्टर लाइक फेसबुक यूट्यूब आने के बाद एक कंप्लीट बहुत एक नया एक परिवर्तन है, मैं समझती हूँ। जो हम लोग, मैं जब मुंबई गई थी तो कैसेट का दौर था पहले, फिर सीडीज आया। उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोगों ने प्रोफेशनली उसको मतलब देखा है। सो जी मैं समझती हूँ ये अभी के समय काल में अलग अलग जगह में, पूरे विश्व के अलग अलग जगह में आप कहीं भी कुछ भी सुन लीजिए। नेटिव अमेरिकन म्यूजिक बहुत स्पिरिचुअल होता है। तो आपको अगर समझना है, कुछ जानना है, तो मुझे मतलब जो साउंड होता है, जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, आसाम की जो जी नॉर्थ ईस्ट एरिया भी है, जी वहां भी बहुत कुछ ऐसे ऐसे आपको मतलब जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, बहुत सारे ऐसे वाद्य, एथनिक इंस्ट्रूमेंट। सो वो सब हमेशा मुझे पता नहीं एक अट्रैक्ट करता था। और उसी में जब जैसे नागालैंड के, अगर आप म्यूजिक को फॉलो करेंगे, भले ही आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, नहीं कहीं ना कहीं वो कल्चर और वो लुक नेटिव अमेरिकन के साथ जैसे कुछ मिलाव है। और ये सर्च करते करते आप कहीं और पहुंच जाते हो। मैंने टिबेटन म्यूजिक की बात भी मैंने कहा था कि एकदम जी जी नाइटिंगेल जैसा लगता है, कोई चिड़िया गा रही है। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट है। मैं बहुत गाई नहीं, लेकिन एक दो मैंने ऐसा देखा आसाम में भी। बहुत सारे यंग बच्चे जो है, जो जैसे भूपेन हजारिका जी ने जब सवाल किया, जैसे मान लीजिए ये किसकी सदा है, गूंज रही है वादे की सीमा पे, पहाड़ के ओर दर्द आज गहरा है, गूंज रहा है, ये किसकी सदा है। तो ये जो माओवाद नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, बट हर अलग अलग जगह में, जैसे जब बंदूक उठाता है एक, जब कम्युनिटी जो विद्रोह करते करते भटक जाते हैं या फिर बंदूक उठाने पे मजबूर होता है। आसाम ने बहुत देखा इसको, जी उल्फा जी जी समस्या को बहुत देखा। इनफैक्ट जी पंजाब में भी, अलग अलग जगह में भी हुआ है। तो उनकी वॉइस को गाना, मतलब दोनों पक्ष को गाना है। अभी जो जी होता है ना कि अब आप लेफ्ट लेफ्ट में है कि राइट विंग है, ये क्या है, ऐसा नहीं था। आर्टिस्ट जो है ना, वो हर किसी का आवाज बनना जो होता है, आप न्यूट्रली हर किसी की आवाज बन रहे हो। तो ये किसकी सदा है जो गूंज रही है, कि वादियों में ये किसकी सदा है, तो जी दर्द कोई गहरा है कि गूंज रहा है। तो ये जो बात है ना, इसी तरह का मैंने महसूस किया कि रैप जो म्यूजिक है उसमें, या हिप हॉप स्टाइल में जो विद्रोह है, विरोध है, अंदर की जो पीड़ा है, जो मैं दबित श्रमित मजदूर वर्ग की जो पीड़ा है, उसको जी जी जैसे जी बोलने में एक फ्रस्ट्रेशन जैसे बोलने में रैप म्यूजिक को बहुत यूज किया बहुत लोगों ने। और मैं समझती हूँ कि ये एक तरह की टूल है, म्यूजिक का अलग अलग जो जॉनरा है, वो टूल है बहुत कुछ बोलने के लिए। सो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। जी। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आज कितना जरूरी है आजकल ट्रेडिशनल म्यूजिक को प्रिजर्व करके रखना, और उसकी क्या मतलब जरूरत है कि आगे के यूथ को उससे इंट्रोड्यूस कराया जाए या उसके बारे में समझाया जाए?
बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए पहले मैंने जैसे कहा ना, मैं भी एक समय था जब मैं लाइक पाश्चात्य शैली से बहुत ज्यादा मुझे लगता था कि ये ग्लैमर है अपने आप को, मेरा जो है उसको एक तरह से उसमें एडुकेशन का भी मैं समझती हूँ बहुत हाथ रहा है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जी भाषिक परिचय, सांस्कृतिक परिचय, हमेशा हे दृष्टि से देखना कि मेरा जो है मैं सही नहीं हूँ, और वो लोग जो है जो विदेशी है या फिर पाश्चात्य शैली के वो ज्यादा हमसे अच्छे, ये जो एक थॉट है ना वो बहुत समय तक रहा, हमारी जनरेशन ने इसको फेस किया। और मैं इस मामले में ये पॉलिटिकल लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मैं न्यूट्रली भी ऑब्जर्व करती हूँ अभी की जो काल है, एक परिवर्तन ये तो आया है कि अपने संस्कृति को भी उसमें भी आप गर्व लो, आप गुमान करो, आपकी जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, ये परिवर्तन लेकिन अभी पिछले 10 साल में एक क्रिएट हुआ है। और इसकी बहुत जरूरत मतलब मैं समझती हूँ थी। और एक मैं बात बोलना चाहूंगी इसी में आपको, जैसे मेरे मेरे 2 बेटे हैं और जी वो लोग छोटे हैं, वो स्कूल से कोई फंक्शन का रिहर्सल था, घर में रिहर्सल कर रहे थे, तो एक सॉन्ग पे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि फॉलो द लीडर, लीडर फॉलो द लीडर, ऐसा कुछ शब्द था कि मतलब फॉलो द लीडर। तो मुझे ना इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे ये किया कि बच्चों को अगर हम ये सिखाएंगे कि लीडर को फॉलो करो तो हम फॉलोअर्स बना रहे हैं, हम जी लीडर्स नहीं बना रहे हैं। सो जी स्कूल के बच्चे को क्या आप इंजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि बी द लीडर होना चाहिए ना, कि आप लीडर बन के आप अपने फील्ड में लीडरशिप लो और नया कुछ क्रिएट करो इस देश के लिए। तो जी मैं समझती हूँ कि लोक संस्कृति भी यहीं पे आता है कि जी आपको आपका जो अस्तित्व है, आपका जो परिचय है, और एक तरह से आपकी माँ है। लोक संस्कृति मतलब लोकगीत मतलब संगीत के भी मातृत्व वाली जो बात है वो जी लोक संगीत है। जी अच्छा। तो ये है कि आजकल जो इंडियन म्यूजिक कह रहे हैं कि इंडियन म्यूजिक जो है वो काफी ज्यादा डिपेंड करने लगा है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के जो म्यूजिक होते हैं, जो गाने होते हैं जो बॉलीवुड में या ये सब चलते हैं। तो क्या आपको सही सही में ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री है वो सिर्फ बॉलीवुड के गानों तक या फिल्मों के गानों तक ही सीमित रह गई है? ये तो बहुत पहले से ही है। ये एक वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की म्यूजिक भी, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के म्यूजिक बहुत ज्यादा प्रभावी था। और बाकी बाद में कालांतर में उसको बॉलीवुड हॉलीवुड के यार ही पे बॉलीवुड कहा गया। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो हमेशा रहा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, वो एक कल्पना की दुनिया है। मतलब रियलिस्टिक फिल्म में असम में बहुत रियलिस्टिक फिल्म बनता है, अभी भी बनता है, जिसको आर्ट फिल्म आप बोल सकते हैं। तो वहां जरूर। वो रियलिस्टिक है, तो अचानक से आपको प्यार हो गया तो आप गाने लगे, ऐसा वो मन की भावना है, वो उसको वहां दर्शाया नहीं जाएगा। हॉलीवुड के फिल्म में भी ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक फैंटेसी वर्ल्ड है हमारे इंडियन फिल्म में, वो अच्छा है। बट म्यूजिक की तरह से अगर उस तरफ से अगर बात करूं, यहाँ एक एक आ, मतलब सत्ता जो है, जैसे मैं भोजपुरी में भी अगर मैं भिखारी ठाकुर जी की बात करूंगी, और भूपेन हजारिका, फिर से मैं उन पे जाना चाहूंगी। जैसे एक सत्ता होता है, वो आर्टिस्ट व्यक्ति के हिसाब से वो क्या सोच रहा है, वो क्या समाज में ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी कमी हो जाती है। अगर आप प्लेबैक सिंगिंग फिर सिर्फ करोगे, आप बहुत खूबसूरत खूबसूरत गीत तो आपको मिलेगा, तो जी कंठ शिल्पी बोलते हैं ना, कंठ शिल्पी असमिया में बोला जाता है। तो कंठ के हिसाब से तो आप प्लेबैक कंठ है आपका, जी लेकिन कंठ के साथ साथ आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या गाना चाहते हो, वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो एक पूरे कम्युनिटी में, इंडियन जो कम्युनिटी है हमारा, जो हम लोग इंडियंस जो है, हम भारतीय जो है, तो मैं समझती हूँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी वो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे और स्ट्रांगली बिल्ड होना चाहिए, ताकि फिर वो बोलेगा कि मैं, हाँ, भारतवर्ष की मैं हूँ, मैं इस प्रांत की हूँ, मैं दक्षिण प्रांत की हूँ, मैं पंजाब से हूँ। तो इसलिए फोक आर्टिस्ट की जरूरत कहीं ना कहीं बहुत सारे जगह पे आपको प्लेबैक सिंगर को हटा के भी आपको फोक को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर कल्चर बोलता है। हाँ, तो वही बेसिकली फोक म्यूजिक ही है जो डायरेक्टली सुनने वाले को प्रॉपर जो हमारी संस्कृति है उससे जोड़ता है।
राइट। अभी उस पे ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में भी, फिल्म म्यूजिक में भी कई बार जैसे सलील चौधरी के समय से, फिर आर डी बर्मन, फिर एस डी बर्मन खासकर, और बहुत सारे ऐसे रहे हैं बहुत दिग्गज जिन्होंने लोक को बहुत अच्छा से फिल्मों में बहुत अच्छा से मतलब इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा से। सो ऐसा नहीं है, अ, बहुत पॉपुलर कैटेगरी है ना, मीन्स मीन्स अगर जी बहुत जल्दी कुछ करना है तो बॉलीवुड के जरिए अगर आप करोगे, तो मैं समझती हूँ जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट है, म्यूजिक डायरेक्टर्स है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप जी हर फिल्म में फोक को जगह दे। जी 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 जी। मैम, आपका कोई जो प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा जो आपके काफी दिल के करीब हो, तो उसके बारे में हम्म। बताइए प्लीज। अलग अलग समय में, जैसे ग्रोइंग ईयर्स में वो टेस्ट चेंज होता गया, सोच भी चेंज होता गया। अभी के जी आप जिस उम्र में मैं हूं, तो अब आप सवाल करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं दिल के करीब की बात नहीं बोलूंगी, लेकिन जरूरत क्या है उसको जरूर देखती हूँ। खासकर पूर्वांचल की जो भोजपुरी संगीत है, वो जी कहीं ना कहीं एक साइड बहुत हावी है, जो तड़कदार तड़कदार भड़कदार गीत, जो जिसको मैं भी गाई हूँ, शुरू में मैं भी गाई हूँ बहुत, जिसपे जी भोजपुरी फिल्म में जिसको आइटम सॉन्ग्स कहा जाता है, मैं बहुत ज्यादा गाई हूँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं फिर वो बचपन की जो भूपेन हजारिका जी कोई मतलब अंदर से कहीं ना कहीं वो लर्निंग प्रोसेस में रहा, वो जागृत हुआ, और फिर लगा कि क्या मैं जो गा रही हूँ यही है भोजपुरी, या फिर और भी कुछ है, यहाँ कौन है भूपेन हजारिका, क्या यहाँ कोई सत्ता नहीं है, यहाँ कोई सीरियसनेस नहीं है म्यूजिक में। और उसकी जी खोज में मैं फिर निकल पड़ी। और फिर कभी विद्यापति, जो हमारे बिहार के ही मिथिलांचल कहा जाता है, जी 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 मैथिली जो जगत है, और जहाँ से जी सीता जी, सीतामढ़ी से सीता जी जी की जी जन्मभूमि है। और फिर कवि विद्यापति की जो रचना है, बहुत लोग तो गा ही रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनमें राधा कृष्ण की जो प्रेम प्रसंग है उसको बहुत अच्छा से लाया नहीं गया। राधा कृष्ण की इनफैक्ट सेंसुअस जो सॉन्ग प्रेजेंटेशन है, लोक जी ही है, लेकिन गाया नहीं है। जो तो नहीं जो होता है, मेरी नजर वहां ज्यादा पड़ती है कि ये नहीं हुआ है, इसको करने की जरूरत है। तो मैं ये नहीं सोचती कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने व्यूज मिलेंगे, वो अब नहीं रहा। जैसे ताली के लिए अब नहीं गाती हूँ। और जी उसी में मैं समझती हूँ कि हठियों के गोरखनाथ जी का, जैसे कबीर कबीर को बहुत गाया गया, कबीर साहब को बहुत गाया गया, लेकिन जी जो जहां मंदिर मस्जिद धर्म से परे जो गोरखनाथ की बानी है, वो गाना जरूरी था। तो अभी मैंने प्रोजेक्ट को शुरू किया, गोरख जोगी बोल के। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिर भिखारी ठाकुर जी की ही गंगा स्नान, वो कई साल से एक्चुअली बन रहा है, एक्चुअली बीच में शूट होके फिर सब डिलीट हो गया था। सो वापस हम लोगों ने शूट किया। तो गंगा स्नान मुझे लगता है कि एक पूरा देश, जैसे कुंभ के समय आप देखेंगे, जी आ, पूरे देश जैसे एक तरफ जा रहा है। आप अगर उसके जो मतलब मैं हम लोगों ने शूट भी इस तरह से किया है कि कोई चल रहा है, मतलब एक समूह चल रहा है, पूरा देश एक तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गंगा में स्नान करने के लिए। ये गंगा, यहाँ यहाँ गंगा नदी नहीं कहा जाता है, पता है आपको? बिहार में यहाँ जी बोलेंगे गंगा जी। हमारे गांव के किनारे गंगा जी है। तो ये गंगा जी एक अस्तित्व है, एक चरित्र है। तो गंगा स्नान मेरे लिए मतलब दिल का करीब एक प्रोजेक्ट है। तो लगातार इसी तरह के प्रोजेक्ट में ज्यादा व्यस्त हूँ मैं। जी। मैम, आपने काफी फेमस वेल नोन आर्टिस्ट लाइक जैसे ए आर रहमान है, हिमेश रेशमिया जी और उदित नारायण जी, इन सब के साथ आपने काम किया है, तो आपका कोई मेमोरेबल या कोई यादगार एक्सपीरियंस रहा हो इनके साथ? हाँ जी, ये सवाल मुझे, मैंने देखा था। मैंने सबके साथ मैंने काम नहीं किया है, ये मतलब गलत फहमी है। मैं हाँ गाई हूँ, मैं फिल्मों में बहुत ज्यादा, उदित जी के साथ बहुत ज्यादा, मैं भोजपुरी फिल्म में बहुत ज्यादा डुएट्स गाई हूँ। और ऑफ कोर्स जिनको आपने बचपन से सुना है, अचानक आप जैसे कुमार सानू हो, शान, ये इन इन लोगों को सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। तो जब मुंबई पहुंचने के बाद इनके साथ गाने का मौका मिला, तो उस वो एक तरह से उस समय लगता है ना कि अचीवमेंट है। कोई भी आप गांव से निकली हुई कोई आर्टिस्ट को आप अगर ये बोलेंगे, तो ये बहुत सीखने को भी मिलता है सीनियर आर्टिस्ट से।
और एक चैलेंज रहता है कि आप जब डुएट्स डुएट्स को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जी कहीं ना कहीं वो एक हेल्दी एक कंपटीशन भी, मैंने कहा मुड़की क्या लगा, उनका एक्सप्रेशन क्या था, तो वो सब होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर मुझे अनु मलिक जी के साथ मैं गाई थी बेगम जान में, जिसपे विद्या बालन जी ने एक्ट किया। और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि वो भी कहीं ना कहीं एक फोक से प्रभावित एक विदाई गीत जैसा था। और जी एक कहारो बोल के वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात बोलूं, बहुत ही प्रसिद्ध गीत में गाई हूँ एक, बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा खिया रे, जी जी खाली पीली अट्टारा कप चाय भी तो गंदी बात, गंदी गंदी, तो ये सब भी मैं गाई हूँ। और जब तक मुझे ये गीत मिला ना, अगर मुंबई पहुंचते ही, मुझे 2001 में मुंबई गई थी, अगर मुंबई पहुंचते ही मुझे ये सब गीत मिलता तो शायद मैं कहीं और पहुंचती थी, पता नहीं राह कोई और होता। लेकिन ये जी जिस समय मुझे मिला गंदी बात, तब तक मैं भोजपुरी या अलग अलग प्रांत की फोक में इतना मुझे इम्पैक्ट किया फोक ने, और अलग अलग लैंग्वेज ने, अलग अलग भाषा ने, अलग अलग बोली ने। सो जी तब तक मुझे ना ये सब गाने में मंच पे खुद अवॉइड करती हूँ, मतलब है बहुत प्रॉपरली हिट सॉन्ग जिसको कहा जाएगा, बट जी जी मैं उतना इस इन सब गीतों से बहुत मैं पर्सनली खुश नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। एज एन आर्टिस्ट गाई मैं, बट मेरी राह शायद कुछ और का कार्य करने के लिए, डेस्टिनी तो होता ही है। नहीं तो अचानक से आसाम की कल्पना भोजपुरी में क्यों आएगी? डेस्टिनी बोल के भी कोई शायद होता है यस, ऐसा कुछ। होगा किस्मत। वो कहते हैं ना, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। किस्मत भी होती है, हाँ। सही में। मैम, आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा टेक्नोलॉजी चल गया है, तो आपको क्या लगता है कि इसका म्यूजिक इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा? असर तो दिख ही रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आप मैं किस तरह से बात कर रहे हैं अभी, वो ये एक्चुअली एक रेनेसा है, मैं समझती हूँ जी कि एक नवजागरण है। और जी जी इसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट जो यूट्यूबर्स के हैं, या जो भी वो लोग, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी निकल के आ रहे हैं और खुद म्यूजिक कर रहे हैं। और पहले जैसे हम लोग टी सीरीज या विनर्स, ये सब कंपनीज के सामने हम लोग बोलते थे कि अम्मी मुझे सुन लीजिए, मेरा थोड़ा सा आवाज सुन लीजिए, तो जी उनको उनको ये सामना नहीं करना पड़ा है। तो वो अपना म्यूजिक खुद क्रिएट कर रहे हैं और क्वालिटी वर्क्स भी कर रहे हैं, तो ये जी अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम साइड इफेक्ट्स तो होगा ही, हर जी चीज का साइड इफेक्ट्स होता है। वो तो है, सो वो तो जिनको है। बहुत सुर से मतलब नहीं है, म्यूजिक से मतलब नहीं है, वो भी उनको चाहत है। अब वो उसके लिए नहीं बने हैं, लेकिन उनको ये चाहत हो जी सकता है। जी तो जी जी वो लोग भी जब म्यूजिक में उतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑटो ट्यून का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जी भोजपुरी में मैं खासकर बोलती हूँ कि ऑटो ट्यून एक बीमारी है अभी फिलहाल। हर हम्म, गीत में, हर गाने में, जैसे छठ जैसे पारंपरिक सॉन्ग्स में भी ऑटो ट्यून लगा लगा के। सो जी इसको हटाने की बहुत अभी हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो पॉजिटिविटी ऑफ कोर्स है, बट उसके साथ एक नकारात्मकता भी आती है। वो तो है। मैम, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आप एस्पायरिंग जो आजकल सिंगर्स हैं, नए सिंगर्स हैं, उनको क्या वो देना चाहते हैं, कोई एडवाइस? एडवाइस, हम लोग जब छोटे थे, तब हमको भी सुनने को बहुत अच्छा नहीं लगता था। जब हमारे बड़े लोग, कभी कभी होता है ना कि एडवाइस, सही। एक होता है ना एज में कि बहुत आए हैं एडवाइस देने, तो मैं भी बहुत ये नेगेटिव नहीं बनना चाहती एडवाइस दे के। सब लोग दीदी दीदी कहते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा, मैंने जो अनुभव किया वो बोल सकती हूँ। खुद का जो यूएसपी है उसको ढूंढे। आप किस में, हो सकता है आपको कुछ पसंद, आप लेफ्ट साइड में आपको पसंद है, लेकिन आपका यूएसपी राइट साइड है, तो आपको राइट साइड ही जाना चाहिए। तो जी इतना थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करना है। और उसको फिर मैंने जैसे कहा कि मैंने ये इसको और एक तरह से ऑब्जर्व किया। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लैंग्वेजेस है, ट्राइबल जी डायलेक्ट्स है, नॉट लैंग्वेज एक्चुअली। और वो सब में काम बहुत कम हुआ। जैसे आसाम सटा हुआ है, कहीं ना कहीं मंगोलियन बेल्ट एक है, तो जैसे जी जी देवरी एक बोली है। और मैं हम्म, गाई हूँ काफी, ये मैं जैसे बहुत काम नहीं हुआ था। जैसे ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड म्यूजिक में जब आ जाएगा कभी, जैसे मैंने बोला ना, एस डी जी बर्मन जी अगर होते, या जी फिर वो पुराने जो समय काल के जो, मैं समझती हूँ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल म्यूजिक को एक्सप्लोर नहीं किया गया, इंडिया ने बहुत नहीं सुना। सो जी जी मैं
तो मैं उन तरह की उस तरह की म्यूजिक के पीछे ज्यादा भागती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड भी ये खाली है, इसमें जी काम बहुत लोगों ने नहीं किया है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि जहाँ डिमांड को हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएशन को की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे कार्य किया जाए, और फिर से एक नया वहां पे एक इंडस्ट्री पनपेगा। आप जी एक मार्केट क्रिएट कर सकते हो। जी और जी फिर बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन जो आपने पूछा, डिजिटलाइजेशन का जी फायदा यहाँ हम उठा सकते हैं कि जी क्योंकि सप्लाई नहीं है इसमें, लोगों ने जी काम नहीं किया, तो वो ढूंढा जाए। बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है, आपकी जो जिला है, आपकी जो दादी नानी है, उन लोगों ने बहुत कुछ गा के रखा है, उन्हीं जी सबों जी को जी आप अच्छा एक रूप दे के रिकॉर्ड करें, और फिर जब दुनिया के सामने देंगे, आपको पता नहीं उसका अपना एक राह बनेगा, नया एक इंडस्ट्री जी बनेगा फिर। जी। और मैम आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान जो मैं बात कर रही हूँ, इन्हीं सब से रिलेटेड है एक्चुअली। जो अलग अलग मैं बोली की बात कर रही हूँ, तो जी जी एथनिसिटी को ढूंढने की प्रयास कर रही हूँ। और मेरा जो मैं एक्टिव हूँ ज्यादातर यही हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आसाम, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये हम्म, इस बेल्ट के जो जितना एक जन्म बहुत कम है एक्चुअली सब कुछ करने के लिए। एक पूरे कम्युनिटी के कल्चर को आप इतना आसान नहीं है कि आप पूरा कार्य कर लोगे। जी बट उसी में से चुन चुन के मैं प्रोजेक्ट्स को करने की कोशिश। छठ को मैं यहाँ पे होता है आजकल, तो ऑल ओवर इंडिया छठ होने लगा है। जी और छठ को मैं एक अगले साल शायद आएगा, मैं इस बार का खत्म नहीं कर पाई। मैंने सोचा है कुछ बच्चों की जो चैप्टर्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, जी 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 सौर्य शक्ति, सूरज की शक्ति को पढ़ाया जाता है, और छठ भी कहीं ना जी कहीं सूरज पूजन से संबंधित है। तो जी बच्चों तक उसको साइंटिफिकली मैं कैसे ले जाऊं थ्रू म्यूजिक, जी तो इस पे मैं कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं। नेक्स्ट ईयर शायद, नेक्स्ट ईयर क्या, 24 में ही, अभी नेक्स्ट ईयर आ ही गया तो जी। इसी साल में शायद आ जाए। जी, इंतजार करेंगे मैम आपके नए सॉन्ग्स का, नए प्रोजेक्ट्स का। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। थैंक